अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे कि हम क्लासिफिकेशन किस तरह कर सकते हैं अपने डिसीजन ट्री को यूज़ करके। आपके पास शुरू में ये कुछ डाटा गिवन होगा और इसके मुताबिक हम अपना डिसीजन ट्री बनाएंगे। अब इस टेबल में हमारे पास ये मौजूद था कि आपका जो प्ले गोल्फ है आपने इसको मेन डिसीजन पे लेके जाना है। इसका क्या मतलब कि आप ये कुछ कंडीशंस चेक करेंगे, उनके मुताबिक आप जवाब देंगे कि हमने आज गोल्फ खेलनी है या नहीं। इसी तरह आपको कोई भी कॉलम इधर से गिवन हो सकता है। आपको बताया जा सकता है कि टेम्परेचर गैस करें। फिर आपने क्या करना होगा कि आप देखेंगे क्या मेरी जो आउटलुक है ह्यूमिडिटी, विंडी और हमने जो आज गोल्फ खेली उसके मुताबिक हमारा आज टेम्परेचर क्या होगा। तो आपकी कंडीशंस बदल जाएंगी डिसीजन कॉलम के मुताबिक। यहाँ पर हमारे पास डिसीजन कॉलम है प्ले गोल्फ, तो हमने इन कंडीशंस के मुताबिक डिसाइड करना होगा कि आज हमने गोल्फ खेलनी है या नहीं खेलनी। तो हमारे पास नो और येस के आंसर आएंगे। यहाँ पर हम बाइनरी क्लासिफिकेशन करें क्योंकि हमारे पास दो जवाबों में से कोई एक जवाब मिलेगा। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि आपने प्ले गोल्फ के लिए एंट्रोपी कैलकुलेट करनी होगी। एंट्रोपी किस तरह कैलकुलेट करते हैं, आपने देखना है कि यहाँ पर नो कितनी दफ़ा है। नो है 1 2 3 4 5 दफ़ा नो आया है, तो आपने क्या किया, नो के कॉलम में नीचे लिख दिया 5। इसी तरह येस कितने होंगे, रिमेनिंग येस होंगे सारे हमारे पास। तो टोटल हमारे पास 14 रोज मौजूद थी जिनमें डाटा गिवन था, जिसमें से 5 नो और 9 दफ़ा येस आया। अब एंट्रोपी किस तरह कैलकुलेट होती है, आपने येस के लिए पहले प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। प्रोबेबिलिटी किस तरह कैलकुलेट होगी, 9/14। ये देखिए मैंने 9/14 लिखा है और इसी प्रोबेबिलिटी का आपने लॉग लेके मल्टीप्लाई करा देना है। लॉग होगा आपका बेस 2 के साथ। जैसे यहाँ पर देखें मैंने लॉग लिया बेस 2 इसकी प्रोबेबिलिटी के साथ। तो येस के लिए हमने ये वाले ब्रैकेट लिखा। इसी तरह हम नो के लिए भी लिखेंगे। नो में हमारे पास 5 दफ़ा नो थे, हमने नो की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट की 5/14। अब आपने इन दो चीज़ों का सम लेना है और जो भी आंसर है उसके साथ आप माइनस लगा देंगे। मैंने इसको कैलकुलेटर में डाला, मेरे पास वैल्यू आई थी 0.94। तो हमारे पास जो डिसीजन कॉलम था प्ले गोल यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, हमने इसकी जब एंट्रोपी कैलकुलेट की हमारे पास आंसर आया है 0.94। अब तुम्हारे पास एक ये एट्रीब्यूट है, ये एट्रीब्यूट है, ये एट्रीब्यूट है, कि इनकी हम एंट्रोपी कैलकुलेट करेंगे विद आवर डिसीजन कॉलम। तो इसके लिए आपको इस तरह एक छोटा सा टेबल बनाना होगा। यहाँ पर आपने उसी तरह लिखा कि प्ले गोल्फ की कितनी कंडीशंस थी। प्ले गोल्फ में या तो हमारे पास येस आ सकता है या हमारे पास नो आ सकता है। और आउटलुक वाले अब हमारे कॉलम में क्या क्या ऑप्शन हैं, हमारे पास सनी, ओवरकास्ट और रेनी आ सकता है। हमें कैसे पता लगा, जिस तरह हम यहाँ पर देखते हैं आउटलुक में हमारे पास रेनी की ऑप्शन थी, सनी की ऑप्शन है और ओवरकास्ट की ऑप्शन है। तो ये हमारे पास 3 ऑप्शन हैं, इन 3 के मुताबिक हम देखेंगे। अब आपने देखना है कि जब रेनी होगा तो नो कितनी दफ़ा आया है। रेनी था नो आया 1 दफ़ा, रेनी था नो आया 2 दफ़ा हो गया, रेनी था नो आया नो 3 दफ़ा हो गया। इसके साथ यस है, इसके साथ यस है, तो यानी कि रेनी के साथ हमारे पास 3 दफ़ा नो आया है। अब यहाँ पर देखें रेनी के साथ हमने कह दिया नो जो था हमारा 3 दफ़ा आया है और बाकी हमारे पास सारे येस थे। इसी तरह हम ओवरकास्ट के लिए भी देखेंगे कहाँ कहाँ पर ओवरकास्ट और नो होगा और कहाँ कहाँ पर ओवरकास्ट और येस होगा। इसी तरह सनी के लिए भी देखेंगे सनी कहाँ कहाँ पर येस है और सनी अब कहाँ पर नो के साथ मौजूद है। आप इन सारों के वो लिख लें। फिर आपने क्या किया, इन दो का सम लिया तो आपके पास आ गया 5, इन दो का आप सम लें आपके पास आता है 4, इन दो का आप सम लें आपके पास आता है दोबारा 5। अब आपने सनी के लिए एंट्रोपी कैलकुलेट करनी, ओवरकास्ट के लिए और रेनी के लिए। तो इसके लिए हम एंट्रोपी किस तरह कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास देखें 2 ऑप्शन हैं 3 और 2। अब हमने 3 की प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी तो हमारे पास 5 के साथ डिवाइड कर देंगे। हमने 3/5 किया है। फिर हमने क्या कहा था, लॉग होगा उसी का प्रोबेबिलिटी के साथ। तो प्रोबेबिलिटी थी हमारे पास 3/5, तो हमने लॉग लिया 3/5 का और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करा दिया। दूसरी ऑप्शन हमारे पास सनी की क्या थी 2, तो 2 के साथ हमने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट की, फिर हमने लॉग लिया और उनको मल्टीप्लाई करा दिया। अब इन जब सब का सम लेंगे हमारे पास आंसर आया 0.97। इसी तरह हम ओवरकास्ट के लिए करेंगे, पहले 4 के साथ प्रोबेबिलिटी निकाली। अब यहाँ पर हमारे पास टोटल 4 थे तो हमने टोटल के साथ डिवाइड किया 4/4, उसके साथ लॉग लिया। इस तरह करके हमने बाकी अपनी सारी ऑप्शन साथ कर लिया। हमने ओवरकास्ट के लिए कर लिया, हमने अपने रेनी के साथ कर लिया। हमारे पास इन 3 की एंट्रोपीज कैलकुलेट होगी। अब जो आपने ये 3 एंट्रोपीज कैलकुलेट की हैं आपने इनको यूज़ करके फाइंड करना होगा आउटलुक और प्ले गोल्फ की मिला के एंट्रोपी क्या बनती है। जैसे आपके पास सबसे पहले ई ऑप्शन ही यानी कि पहली ऑप्शन की जो एंट्रोपी आई थी उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे सनी की प्रोबेबिलिटी के साथ। सनी हमारे पास इस पूरे कॉलम में टोटल 5 दफ़ा आया, वही यहाँ से हमने देखा। तो सनी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 5 डिवाइडेड बाय टोटल ये जो हमारी रोज हैं 14। तो सनी की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 5/14। ठीक है 5/14 उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया अपनी सनी की एंट्रोपी के साथ। इसी तरह ओवरकास्ट की जो प्रोबेबिलिटी होगी उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम अपने ओवरकास्ट की एंट्रोपी के साथ। तो ओवरकास्ट हमारे टेबल में 4 दफ़ा आया था, तो 4/14 हमारे पास टोटल 14 का डाटा था, तो हमने 4/14 किया, ओवरकास्ट की एंट्रोपी के साथ मल्टीप्लाई करा दिया है। इसी तरह रेनी हमारे टेबल में 5 दफ़ा आया था, तो हमने 5/14 किया और उसको रेनी की एंट्रोपी के साथ मल्टीप्लाई करा दिया। एंट्रोपी ऑफ सनी हमारे पास 0.97 थी, एंट्रोपी ऑफ ओवरकास्ट हमारे पास 0 थी, एंट्रोपी ऑफ रेनी हमारे पास
0.971 गिवन है। जब हम इन सब का सम लेंगे हमारे पास आ जाता है आंसर 0.693, यानी कि आउटलुक और प्ले गोल्फ की जो एंट्रोपी बनती है मिला के वो हमारे पास आई 0.693। यहाँ पर मैंने आउटलुक को एट्रीब्यूट 0 के नाम से दे दिया है और डी हमारा डिसीजन कॉलम है जो इसको हम प्ले गोल्फ भी कहते हैं। जो दूसरा कॉलम था टेम्परेचर, इसके लिए भी हमने एंट्रोपी कैलकुलेट की प्ले गोल्फ के साथ, यानी कि हमारे डिसीजन कॉलम के साथ। इसमें हमारे पास टेम्परेचर में 3 चॉइसेस थी, हॉट, माइल्ड और कोल्ड। हमने हॉट और येस का कॉम्बिनेशन देखा, हमने हॉट और नो का कॉम्बिनेशन देखा। इस तरह करके हमने अपनी वैल्यूज़ फिल की। फिर हमने बारी बारी हर ऑप्शन की एंट्रोपी कैलकुलेट की, फिर उन एंट्रोपीज़ को हमने मल्टीप्लाई कर दिया उन्हीं की प्रोबेबिलिटीज़ के साथ। फिर माइल्ड की प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर दिया माइल्ड की एंट्रोपी के साथ। जब हमने इन सब को कैलकुलेट किया हमारे पास आंसर आया 0.911। इसी तरह हम अपने ह्यूमिडिटी वाले कॉलम के लिए करते हैं। ह्यूमिडिटी वाले कॉलम में हमारे पास दो ऑप्शन थी, हाई और नॉर्मल की। हमने उनके लिए बारी बारी टेबल फिल किया। हमने हाई की एंट्रोपी कैलकुलेट की, नॉर्मल की एंट्रोपी कैलकुलेट की, उनको मल्टीप्लाई कर दिया उनकी प्रोबेबिलिटीज़ के साथ और हमारे पास आंसर आया ये। तो हमारे पास इस तरह करके हमने अपने जितने भी रिमेनिंग कॉलम्स थे उन सब की हमने एंट्रोपी कैलकुलेट की है अपने डिसीजन कॉलम के मुताबिक। हमारे पास जो आंसर आया वो ये डी हमारा यहाँ पे डिसीजन कॉलम है और एट्रीब्यूट 0 यानी कि हमारा जो फर्स्ट कॉलम बनता है ये वाला फर्स्ट एट्रीब्यूट। फिर एट्रीब्यूट 1 ये होगा, एट्रीब्यूट 2 ये होगा और एट्रीब्यूट 3 ये होगा। हमने इन सारों की एंट्रोपीज कैलकुलेट कर ली और इनकी वैल्यूज़ यहाँ पर अब मेंशन कर दिए। अब आपने क्या करना है, आपने इनका गेन कैलकुलेट करना होगा। तो अब गेन किस तरह फाइंड होता है, आप एंट्रोपी लेंगे अपने डिसीजन की, यहाँ पर एंट्रोपी ऑफ डिसीजन आ गई और फिर ये जो बाकी यहाँ पर बीच में लिखा हुआ है इसकी आप एंट्रोपी के साथ माइनस कर देंगे, जहाँ पर लिखें ई ऑफ डी माइनस ई ऑफ डिसीजन कोमा एट्रीब्यूट 0। एट्रीब्यूट 0 और एंट्रोपी इनकी हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर ली थी। और ये एंट्रोपी ऑफ डिसीजन हमने कहाँ पे कैलकुलेट किया है, हमने एंट्रोपी ऑफ डिसीजन सबसे शुरू में कैलकुलेट किया था 0.94। तो अब यहाँ पर 0.94 माइनस दिस वैल्यू, तो आपके पास गेन आ गया है पहले कॉलम का डिसीजन कॉलम के साथ। इसी तरह आप बाकी एट्रीब्यूट्स के भी गेन कैलकुलेट करेंगे उन डिसीजन कॉलम के मुताबिक। यहाँ पर हमारे पास ये 4 वैल्यूज़ आ जाती हैं। अब आपके पास जब ये 4 वैल्यूज़ आ जाएंगी, इनमें देखिए मैंने एक वैल्यू हाईलाइट की है, ये इसलिए हाईलाइट की है क्योंकि ये हमारी सबसे मैक्सिमम वैल्यू थी इन 4 वैल्यूज़ में से। तो अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा डिसीजन ट्री बनाने का, हम वो डिसीजन ट्री शुरू करेंगे अपने एट्रीब्यूट 0 के साथ। तो हमने जो अपना टेबल है इसको हमने सॉर्ट कर दिया है अपने फर्स्ट एट्रीब्यूट के मुताबिक जो कि था हमारा आउटलुक के नाम से। अब देखें यहाँ पर जो सनी के जितने भी हमारे पास वैल्यूज़ थी उनको हमने साथ लिख दिया, हमारा जो ओवरकास्ट था उसको हमने एक साथ लिख दिया और रेनी को उसको साथ लिख दिया। तो हमारे पास जो बाकी टेबल की वैल्यूज़ थी वो भी इंटरचेंज हो गई हैं। अब देखें जब हमारे पास सारे सनी होते हैं तो हमारे पास जो डिसीजन आ रहा है वो मिक्स डिसीजन आ रहा है, 3 दफ़ा यस है 2 दफ़ा नो है, तो हम अभी सनी को कंसिडर नहीं करें। इसी तरह हम रेनी को अगर देखें हमारे पास 3 दफ़ा नो आता है 2 दफ़ा यस आता है, तो हम अभी इसको भी कंसिडर नहीं करें। ओवरकास्ट लेकिन अगर हम देखें यहाँ पर हमारे पास सारे आंसर्स येस में आ रहे हैं, यानी कि हमारे पास एक ऑथेंटिक आंसर आ रहा है, 100% करेक्ट आंसर आ रहा है। तो हमने जब अपना डिसीजन ट्री स्टार्ट करना होगा आप टॉप पे लिखेंगे आउटलुक कि अगर आउटलुक आती है फिर क्या करना है। आउटलुक आएगी हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं, या तो सनी होगा, या तो ओवरकास्ट होगा, या तो रेनी होगा। आउटलुक के पास बस ये 3 ऑप्शंस हैं। अभी हमने डिसाइड किया था जब हमारे पास ओवरकास्ट आ जाए तो हमने गोल्फ लाजमी खेलनी है, तो हम यहाँ पर कह देंगे यस। यस क्यों बोला, क्योंकि हम प्ले गोल्फ के मुताबिक उसको बता रहे हैं। हम इसको डबल सर्कल में डाल लेते हैं। अब हमारे पास ऑप्शन हैं कि सनी पे आए तो फिर क्या करना है, रेनी पे आए तो फिर क्या करना है। सनी में आप देखें हमारे बाकी एट्रीब्यूट्स को, हम अपने टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और विंडी को देखेंगे। इस सिचुएशन के मुताबिक आपको नज़र आ रहा होगा कि हमारे देखें विंडी के ऊपर 3 दफ़ा फॉल्स लगातार आया है और 2 दफ़ा ट्रू लगातार आया है। इसी तरह अगर आप रेनी के साथ देखें तो आपके पास ह्यूमिडिटी में नज़र आ रहा होगा यहाँ पर कि 3 दफ़ा हाई लगातार है और 3 दफ़ा नॉर्मल लगातार है। हमारे पास इस सॉर्टिंग के बाद जो वैल्यूज़ साथ साथ आ रही होंगी बाकी एट्रीब्यूट्स में, तो अब आप जो है इन नए कॉलम्स के बेसिस आप अपने टेबल को फर्दर ब्रेक कर देंगे। जब आपने इनको फर्दर ब्रेक किया, अब देखें आपके रेनी के पास ह्यूमिडिटी के मुताबिक 3 दफ़ा हाई था और अब गोल्फ के आंसर्स बिल्कुल सेम आ रहे हैं। इसी तरह रेनी में आप देखें जब आपके पास ह्यूमिडिटी 2 दफ़ा नॉर्मल आ रही है तो आपके पास 2 दफ़ा आंसर आ रहा है प्ले गोल्फ का यस, यानी कि 100% आंसर आ रहा है सेकंड एट्रीब्यूट के मुताबिक। अब हम रेनी के लिए डिसीजन ट्री फर्दर किस तरह कंटिन्यू करेंगे, अब हम बोलेंगे कि जब आपके पास आउटलुक रेनी आ जाए तो आप एक और एट्रीब्यूट को चेक करेंगे। वो एट्रीब्यूट कौन सा होगा, वो होगा हमारा ह्यूमिडिटी, जिसके बेसिस पे हमने अपना ये टेबल फर्दर ब्रेक किया है। हम यहाँ पर कह देते हैं कि ह्यूमिडिटी चेक करो, फिर आपने देखना है
कि ह्यूमिडिटी अगर हाई होगी तो क्या होगा और ह्यूमिडिटी अगर नॉर्मल होगी तो क्या होगा। ह्यूमिडिटी हाई होने के बाद हम टेबल में देखें, हमारे पास आंसर आता है नो, कि हमने आज गोल्फ नहीं खेलनी, तो हम कहते हैं कि हमारा जो फाइनल आंसर है वो नो हो गया। और अगर हमारे पास ह्यूमिडिटी नॉर्मल हो जाती है तो हम कहेंगे कि हमारा फाइनल आंसर यस हो गया है कि हमने आज गोल्फ खेलनी है। इस तरह अब हमने रेनी के लिए एक फर्दर डिसीजन ट्री बनाया है, इसी तरह हम अपने सनी के लिए भी बना सकते। अब देखें सनी को हमने किस बेसिस पे ब्रेक किया था, हमने इसको विंडी सिचुएशन के बेसिस पे ब्रेक किया था। अब यहाँ पर देखें विंडी जब सारा हमारा पास फॉल्स आ रही है तब हमारे पास आंसर जो डिसीजन कॉलम का है वो 100% ट्रू यस आ रहा है। इसी तरह हम अपने सनी के लिए बाकी विंडी कॉलम्स देखें तो हमारे पास जब ट्रू होगा विंडी तब हमने गोल्फ नहीं खेलनी होगी। यानी कि सनी के बाद अब हम एक और कंडीशन चेक करेंगे, वो चेक करेंगे क्या आज विंडी था दिन। हमारे पास आंसर है ट्रू में या फॉल्स में कि विंडी था या नहीं। अगर विंडी था तो हम अपने इसके मुताबिक देखते हैं कि हमारे पास आंसर आ रहा है नो, तो हम बोलेंगे कि आज हमने गोल्फ नहीं खेलनी। और इसी तरह जब विंडी नहीं था, फॉल्स थी सिचुएशन, तब हमने कहा है कि हमने गोल्फ खेलनी है, तो हम बोलेंगे यस आज हमने गोल्फ खेलनी है। इस तरह करके हमारे पास जो सारा हमारा डिसीजन ट्री था वो पूरे का पूरा बन चुका है। यहाँ पर अब कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं है जहाँ पर हम जाके हमें अपना गोल नोड ना मिल रहा हो, यानी कि हमारे पास फाइनल आंसर ना आ रहा हो। हमारे पास अब सारे फाइनल आंसर्स मौजूद हैं। अब जब आपके पास डिसीजन ट्री फाइनली फॉर्म हो जाएगा, यानी कि आपने अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्रॉपरली ट्रेन कर लिया है, अब आपने इसकी ट्रेनिंग टेस्ट करनी है कि ये सही तरह ट्रेन हुआ है कि नहीं, यानी कि हमारा डिसीजन ट्री सही तरह बना है या नहीं। आप इसको अब टेस्ट करेंगे कुछ डाटा के साथ, जिस हमारे पास यहाँ पर एक कंडीशन गिवन थी। ये कंडीशन हम अपने इस डिसीजन ट्री पे लगाएंगे और देखेंगे क्या ये ट्री हमें सही जवाब देता है या नहीं। उसने सबसे बोला है कि हमारी आउटलुक रेनी है, आउटलुक जब रेनी होगी तो हम इस जगह पे आ जाएंगे। अब उसने बोला है कि हमारी जो ह्यूमिडिटी है वो नॉर्मल है, यानी कि रेनी के बाद हमने ह्यूमिडिटी चेक की, ह्यूमिडिटी चेक की हमने नॉर्मल। तो उसने अब बोला है कि हमें गोल्फ खेलनी चाहिए या नहीं, तो डिसीजन ट्री हमें कह रहा है हमें बिल्कुल गोल्फ खेलनी चाहिए। तो अब हमारा जो ओरिजिनल टेबल है हम वहाँ पर देखेंगे, जहाँ जहाँ पर आउटलुक हमारी रेनी होगी और ह्यूमिडिटी नॉर्मल होगी, क्या हमें वहाँ पर आंसर येस मिलता है या नहीं। हमने देखना है कि हमारी आउटलुक जहाँ जहाँ पर रेनी होगी और ह्यूमिडिटी हमारी नॉर्मल होगी तो वहाँ पर हमें यस आंसर देना चाहिए। यहाँ पर रेनी है और यहाँ पर है हमारे पास हाई, तो ये हम इसको चेक नहीं कर सकते। यहाँ पर हमारे पास है रेनी, यहाँ पर है हाई, इसको भी नहीं चेक कर सकते। यहाँ पर हमें गिवन है रेनी और यहाँ पर गिवन है नॉर्मल, तो इस रो के मुताबिक हमें गोल्फ खेलनी चाहिए बिल्कुल। यहाँ ये एक जवाब सही आ गया। यहाँ पर हम दोबारा देखते हैं, रेनी है और ह्यूमिडिटी दोबारा नॉर्मल है। हमने इसका फाइनल आंसर देखा, हमारे पास है यस, यानी कि हमें उसने करेक्ट आंसर दिया है कि जब जब हमारी आउटलुक रेनी हो और ह्यूमिडिटी नॉर्मल होगी तब हम गोल्फ खेल सकते हैं, तो हमें वो सही आंसर दे रहा है। अब यहाँ पर हमारे पास एक और कंडीशन गिवन है, उसने बताया कि जब हमारी आउटलुक रेनी होगी और ह्यूमिडिटी हाई होगी तब हमें गोल्फ खेलनी है या नहीं। तब अब हम देखेंगे अपने डिसेंट्री के मुताबिक, उसने बोला आउटलुक रेनी है और ह्यूमिडिटी उसने बोली है हाई, तो गोल्फ का मैं वो कह रहा है कि हमने गोल्फ नहीं खेलनी। अब हम यही चीज़ अपने टेबल में से देखेंगे, क्या हमें टेबल भी यही जवाब देता है, जहाँ जहाँ पर आउटलुक रेनी हो और ह्यूमिडिटी हाई हो। आउटलुक रेनी है, आउटलुक रेनी है, आउटलुक रेनी यहाँ पर है, यहाँ पर, यहाँ पर। अब इनके मुताबिक हम हाई पे देखेंगे, रेनी पे हाई, वो कहता है हमें गोल्फ नहीं खेलनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास रेनी पे हाई था, उसने कहा कि हमें गोल्फ नहीं खेलनी, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर हम रेनी पे हाई पे देखते हैं तो उसने हमें बोला कि हमने गोल्फ नहीं खेलनी, बिल्कुल ठीक है। बाकी जो हमारे रेनी है वो नॉर्मल के साथ कॉम्बिनेशन में। हमारे पास जहाँ जहाँ पर रेनी और हाई साथ साथ आ रहे हैं तो हमारे पास आंसर नो में आ रहा है। तो हमारे टेबल ने भी जहाँ जहाँ पर रेनी थी और हाई की सिचुएशन थी हमने वहाँ पर नो का आंसर था, हमारे डिसीजन ट्री ने भी वही आंसर दिया, तो हम बोलेंगे कि हमें उसने एक करेक्ट आंसर दिया है। तो जहाँ जहाँ पर हमारा आंसर येस में आता है, यानी कि एक हमारा पॉजिटिव आंसर आता है और वो हमारा आंसर बिल्कुल ठीक हो, हम उसको बोलेंगे वो हमारा ट्रू पॉजिटिव वैल्यू है। इसी तरह हमारा आंसर जहाँ जहाँ पर नो में आएगा, यानी कि एक नेगेटिव आंसर आएगा और वो आंसर बिल्कुल ठीक होगा, हम बोलेंगे वो हमारा है ट्रू नेगेटिव वैल्यू। सो आपके पास इतने ज़्यादा जो ट्रू नेगेटिव, ट्रू पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव आते हैं, आप उनको अपने कन्फ्यूजन मैट्रिक्स में लिखते हैं ताकि आपको एंड में सिचुएशन पता लगे कि आपका जो डिसीजन ट्री था वो कितना एक्यूरेट। आप अपने इन डायगनल्स में अपने ट्रू वैल्यूज़ लिखते हैं, यानी कि ट्रू नेगेटिव और ट्रू पॉजिटिव, और जो इस वाले डायगनल में होंगे आप अपने फॉल्स वैल्यूज़ लिखेंगे, यानी कि फॉल्स नेगेटिव और फॉल्स पॉजिटिव वैल्यूज़। हमने अपने डिसीजन ट्री को टेस्ट करने के लिए यहाँ पर कुछ डाटा उठाया है, उनसे हमने डिसीजन ट्री पे वैल्यूज़ चलाई, हमारे पास ये आंसर्स आ गए। अब ये जो दो डाटा सेट हैं इनकी वैल्यूज़ अगर हम अपने डिसीजन ट्री पे डालें तो हमारे पास ये आंसर नहीं आते।
जस्ट फॉर द सेक ऑफ द वीडियो मैंने आंसर्स गलत ले लिए हैं, ताकि हम ये देख सकें कि अगर हमारे पास आंसर्स गलत आते हैं तो उनको हमने अपने कन्फ्यूजन मैट्रिक्स में किस तरह डालना है। अब यहाँ पर पहली सिचुएशन है कि आपके पास आउटलुक रेनी हो, विंडी हो, ट्रू और ह्यूमिडिटी हो नॉर्मल। रेनी, ट्रू और ह्यूमिडिटी आ गई हमारे पास नॉर्मल। अब इसके मुताबिक टेबल हमें कहता है यस, लेकिन हमारे डिसीजन ट्री ने हमें बोला है नो, यानी कि हमारे पास एक नेगेटिव आंसर आया है और ये गलत था तो फॉल्स आ गया। तो फॉल्स नेगेटिव की हमें एक वैल्यू मिल गई, तो हम फॉल्स नेगेटिव में एक अपना एडिशन कर देंगे। इसी तरह हम अगर अपने अगली वैल्यू देखें, यहाँ पर हमारे पास सनी, ट्रू और नॉर्मल होना चाहिए। सनी, ट्रू और नॉर्मल, इसके मुताबिक हमारे पास आंसर आया है नो। टेस्टिंग डाटा ने हमें यस दिया था, एक पॉजिटिव आंसर, लेकिन ये गलत है तो हम बोल देंगे हमारे पास एक फॉल्स पॉजिटिव आंसर आ गया। हमने कन्फ्यूजन मैट्रिक्स में भी एक वो वैल्यू ऐड कर देंगे। तो इस तरह हमने अपना कन्फ्यूजन मैट्रिक्स बना दिया है अपने टेस्टिंग डाटा के थ्रू। अब जो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स बन जाए, इन वैल्यू से हम वो चीज़ डिड्यूस किस तरह करेंगे, हमारे पास फिर ये कुछ फर्दर फार्मूलेज आते हैं। हम इस कन्फ्यूजन मैट्रिक्स के मुताबिक हम अपने डिसीजन ट्री की सेंसिटिविटी चेक कर सकते हैं, उसकी स्पेसिफिसिटी चेक कर सकते हैं, वो कितना एक्यूरेट है हम ये चीज़ चेक कर सकते हैं, वो कितना प्रिसाइज वैल्यू दे रहा है हम ये चीज़ भी चेक कर सकते हैं। ये किस तरह चेक करेंगे, अब यहाँ पर जितने भी फार्मूलेज हैं आप इनके अगर टॉप पे वैल्यूज़ देखें, हमारे पास टॉप में सारी ट्रू वाली वैल्यूज़ आ रही हैं, यानी कि यहाँ पर ट्रू पॉजिटिव है, ट्रू नेगेटिव है, यहाँ पर ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव। तो हमारे पास न्यूमरेटर में हमेशा ट्रू वाली वैल्यूज़ आएंगी। अब यहाँ पर हमने ट्रू पॉजिटिव क्यों डाला है, क्योंकि अगर आप इस रो में देखें तो आपके पास इस रो में सिर्फ ट्रू वाला ट्रू पॉजिटिव था, इसलिए हमने टॉप पे ट्रू पॉजिटिव लिख दिया। इसी तरह इसमें अगर आप देखें इस रो में हमारे पास ट्रू वैल्यू सिर्फ ट्रू नेगेटिव है, तो हमने टॉप पे ट्रू नेगेटिव लिख दी। इसके लिए अगर आप देखें इस कॉलम में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ट्रू नेगेटिव अवेलेबल था, तो हमने न्यूमरेटर में ट्रू नेगेटिव लिख दिया। इसी तरह हम इस कॉलम के अगर टॉप पे देखें तो हमारे पास ट्रू पॉजिटिव से पॉसिबल था, तो हमने ट्रू पॉजिटिव अपने न्यूमरेटर में लिख दिया है। जो हमारा डायगोनल है ये हमारे इस पूरे टेबल को देख सकता है। हम क्या कहेंगे, हमारे पास जितने भी ट्रू वाले वैल्यूज़ हैं वो सारी टॉप पे लिख दो, उनका ऐड कर दो। तो ट्रू पॉजिटिव और ट्रू नेगेटिव का हमने सम करके इधर लिख दिया है। जो डिनोमिनेटर में कौन सी वैल्यूज़ होंगी, डिनोमिनेटर में जितने भी हमारे पास यहाँ पे कॉम्बिनेशन अवेलेबल होंगे उन सब का हम सम ले लेंगे। हमारे पास फॉल्स नेगेटिव मौजूद था, ट्रू पॉजिटिव मौजूद था, तो हमने इन दोनों का सम ले लिया। इसी तरह यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर हमारे पास ट्रू नेगेटिव फॉल्स पॉजिटिव है, हमने इन दोनों का सम ले लिया। एक्यूरेसी में देखें, एक्यूरेसी में हमारे पास डायगोनल था, डायगोनल में हमने लिखा था कि वो पूरे इस टेबल को देख सकता है, तो हमारे पास टेबल में जितनी भी वैल्यूज़ थी हमने उन सब का यहाँ पर सम ले लिया। और इसके अगर हम मुताबिक देखें, इसके पास ये दो कॉलम अवेलेबल थे, फॉल्स नेगेटिव और ट्रू नेगेटिव, हमने इन दोनों का सम ले लिया। सेम विद हेयर। तो इस तरह करके आप अपने फॉर्मूलेट कर सकते हैं, उनकी हेडिंग भी उसके साथ मुताबिक याद रख सकते हैं। तो इस तरह आप डिसीजन ट्री लेकर अपनी क्लासिफिकेशन करते हैं और फिर डिसीजन ट्री की ऑथेंटिसिटी भी चेक करते हैं कि हमने कितना अच्छा डिसीजन ट्री बना है और अब क्या वो इस्तेमाल करने के काबिल है या नहीं।